नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कह सकते हैं भविष्य की तकनीक का दरवाजा खटखटा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग, हकीकत, हाइप और भविष्य इस स्रोत से कुछ अहम जानकारियां हैं और हम इसी के आधार पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। क्वांटम कंप्यूटिंग की चर्चा आजकल आप देखें तो हर तरफ है और इसकी वजह भी साफ है। ये हमारे आज के कंप्यूटरों से बुनियादी तौर पर अलग है। हाँ, मतलब वो 0 और 1 वाली दुनिया नहीं है ये। नहीं, पारंपरिक कंप्यूटर जानकारी को 0 या 1 यानी बिट्स में प्रोसेस करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया क्यूबिट्स पर आधारित है। और ये क्यूबिट्स ही इसे इतना अनोखा और शक्तिशाली बनाते हैं, है ना? स्रोत बताता है कि एक क्यूबिट सिर्फ 0 या 1 नहीं होता। हाँ, वो एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी, या इन दोनों का कोई मिला जुला रूप भी। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब है कि ये एक साथ कई गणनाएं कर सकता है। हाँ बिल्कुल। सुपरपोजिशन को समझने के लिए वो हवा में उछाले गए सिक्के का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। अच्छा, हाँ। जब तक सिक्का गिरकर जमीन पर नहीं आता तब तक उसमें चित और पट दोनों की संभावना एक साथ मौजूद रहती है। क्यूबिट भी मतलब इसी तरह एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है। तो इससे गणना की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना। इसी अविश्वसनीय क्षमता के दम पर ही शायद गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां इतने बड़े दावे कर रही हैं। सही। उनका कहना है कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसी जटिल समस्याएं सुलझा सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। जैसे 2019 में गूगल का वो मशहूर दावा याद है? उनके साइकोमोर प्रोसेसर ने कुछ सेकंड में ही वो कर दिया था। हाँ, सिर्फ 200 सेकंड में उन्होंने दावा किया कि एक ऐसी गणना पूरी की जिसे करने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को कथित तौर पर 10,000 साल लग जाते। 10,000 साल, वो तो बहुत बड़ा दावा था। वो दावा वाकई एक मील का पत्थर माना गया था और उसने क्वांटम सुप्रीमेसी या क्वांटम वर्चस्व की बहस छेड़ दी थी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, और शायद स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है, कि वो एक बहुत ही खास मतलब एकेडमिक किस्म की गणना थी। बिल्कुल। वो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी। वो कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका सीधा असर हमारी दुनिया पर पड़ रहा हो। तो यहीं पर हमारी आज की चर्चा का असली मुद्दा सामने आता है। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग के इर्द गिर्द इतनी उम्मीदें और बातें हो रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ प्रचार? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये तकनीक वाकई क्रांति लाने वाली है, या अभी हम सिर्फ एक लंबी यात्रा की शुरुआत में है? इसे समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जरूर। सुपरपोजिशन के अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग का एक और स्तंभ है जो उतना ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है। एंटेंगलमेंट या उलझाव। एंटेंगलमेंट, उलझाव। ये शब्द ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाता है। स्रोत में इसका जिक्र है, ये वास्तव में है क्या? देखिए, ये क्वांटम दुनिया का एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प पहलू है। हाँ। इसमें दो या ज्यादा क्यूबिट्स वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि वे एक इकाई की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एक इकाई की तरह? हाँ। अगर आप एक क्यूबिट की अवस्था को मापते हैं या बदलते हैं तो उससे जुड़े दूसरे क्यूबिट की अवस्था तुरंत मतलब फौरन प्रभावित होती है। हाँ। चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तुरंत? दूरी चाहे कितनी भी हो? हाँ। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, मजाक में ही सही। वाव! यानी एक अदृश्य कनेक्शन जो दूरी की परवाह नहीं करता। ये तो सच में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। पर इसका व्यावहारिक फायदा क्या है? इसका व्यावहारिक फायदा गणनाओं में है। एंटेंगलमेंट क्यूबिट्स के बीच आप कह सकते हैं समन्वय और सूचना के तेज प्रवाह को संभव बनाता है। अच्छा। जिससे कुछ खास तरह की जटिल गणनाओं को अभूतपूर्व गति से किया जा सकता है। ये क्वांटम एल्गोरिदम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, इन दो बड़े सिद्धांतों पर टिकी है ये तकनीक। लेकिन इन नाजुक क्यूबिट्स को नियंत्रित कैसे किया जाता है? पारंपरिक कंप्यूटरों में तो लॉजिक गेट्स होते हैं, AND, OR, NOT। हाँ, क्वांटम कंप्यूटर में भी इसी तरह की व्यवस्था है, जिन्हें क्वांटम गेट्स कहते हैं। ये खास तरह के ऑपरेशन होते हैं जो क्यूबिट्स की क्वांटम अवस्था को नियंत्रित करते हैं और बदलते हैं। अच्छा, तो ये उन्हें सुपरपोजिशन में डालते हैं या उलझाते हैं? हाँ, या उनकी अवस्था को पढ़ते हैं। ये क्वांटम सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड है, जैसे पारंपरिक कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम गेट्स ही इन अनोखे क्यूबिट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सिद्धांत से हकीकत तक का सफर कौन तय कर रहा है?
कौन सी कंपनियां और देश इस भविष्य की तकनीक को हकीकत बनाने की कोशिश में जुटे हैं? गूगल के साइकोमोर का जिक्र तो हमने किया। हाँ, गूगल के अलावा IBM भी इस दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी है। उन्होंने लगातार अपने प्रोसेसर की क्षमता बढ़ाई है। पहले 127 क्यूबिट का ईगल प्रोसेसर आया। हाँ, सुना था। और फिर 2023 में 433 क्यूबिट का ऑस्प्रे। उनका लक्ष्य 1000 क्यूबिट और उससे आगे जाना है। 433 क्यूबिट्स। हाँ, ये संख्याएं दिखाती हैं कि धीरे धीरे ही सही, पर प्रगति हो रही है। स्रोत में माइक्रोसॉफ्ट के एक अलग दृष्टिकोण का जिक्र था, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। ये दूसरों से कैसे अलग है? क्या ये ज्यादा भरोसेमंद रास्ता हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट का रास्ता थोड़ा अलग है। हाँ, वे टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स नामक एक अवधारणा पर काम कर रहे हैं। इसका मूल विचार ये है कि क्यूबिट की जानकारी उसकी भौतिक स्थिति के बजाय उसकी टोपोलॉजी या कह लें ज्यामितीय संरचना में स्टोर हो। अच्छा, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। तो पर माना जाता है कि इस तरह के क्यूबिट बाहरी शोर या गड़बड़ी जैसे तापमान में उतार चढ़ाव, इनसे स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ओह, तो ये स्थिरता वाली बात है। हाँ, क्योंकि क्वांटम गणनाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है ये त्रुटियां, जिन्हें डीकोरेंस कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का मानना है कि अगर वे स्थिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स बना पाते हैं तो त्रुटियों को नियंत्रित करना आसान होगा। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर में है। हाँ, हालांकि ये अभी शोध के बहुत शुरुआती चरण में है। ये दिलचस्प है कि त्रुटियों से निपटना कितना अहम है। चीन का भी उल्लेख था स्रोत में, उनके जियूजांग प्रोसेसर के साथ। हाँ, चीन भी क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। उनका जो जियूजांग प्रोसेसर है वो फोटोनिक्स यानी प्रकाश के कणों पर आधारित है। ये IBM या गूगल की तरह सुपर कंडक्टिंग सर्किट पर नहीं है। अच्छा, ये अलग तकनीक हुई। हाँ, और इसने भी कुछ खास तरह की गणनाओं में, जैसे बोसॉन सैंपलिंग समस्या में, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। ये दिखाता है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, चीन, कई बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। लेकिन अगर हम आज की जमीनी हकीकत देखें 2024-25 के आसपास, तो क्या ये मशीनें अब वास्तविक दुनिया की जटिल समस्याओं को हल करने के करीब हैं? देखिए, प्रगति तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत भी यही स्पष्ट करता है कि हम अभी भी शुरुआती दौर में। हाँ, कुछ खास क्षेत्रों जैसे कि नई दवा बनाने के लिए छोटे अणुओं के व्यवहार का अनुकरण सिमुलेशन करने या नई सामग्री खोजने में शुरुआती सफलताएं मिली हैं। अच्छा, तो कुछ शुरुआत हुई है, लेकिन ये अभी भी प्रयोगशाला के स्तर पर है या बहुत सीमित पैमाने पर है। वास्तविक दुनिया की बड़ी जटिल समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने वाले क्वांटम कंप्यूटर, वो अभी भविष्य की बात है। हम अभी नींव रख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर तकनीक अभी इतनी शुरुआती अवस्था में है, तो फिर इसके संभावित अनुप्रयोग को लेकर इतना उत्साह क्यों है? किन क्षेत्रों में क्रांति की उम्मीद की जा रही है? उत्साह इसलिए है क्योंकि संभावनाएं वास्तव में जबरदस्त हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र को ही लें। हाँ, नई दवाएं खोजना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें अणुओं के व्यवहार को समझना होता है। क्वांटम कंप्यूटर इस आणविक अनुकरण को उस स्तर की सटीकता से कर सकते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए असंभव है। मतलब दवाएं जल्दी बन सकती हैं। न केवल नई दवाएं तेजी से बन सकती हैं, बल्कि व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता भी खुल सकता है। और सुरक्षा का क्षेत्र? स्रोत में इस बात का जिक्र था कि क्वांटम कंप्यूटर आज के एन्क्रिप्शन सिस्टम को तोड़ सकते हैं। ये सुनने में तो थोड़ी चिंता होती है। हाँ, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कह सकते हैं दोहरा पहलू है। आज की ज्यादातर ऑनलाइन सुरक्षा, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन या सुरक्षित ईमेल, वो उन गणितीय समस्याओं पर आधारित हैं जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर आसानी से हल नहीं कर सकते। सही। क्वांटम कंप्यूटर खास तौर पर शोर्स एल्गोरिथम का उपयोग करके इन समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। बहुत तेजी से मतलब जो आज नामुमकिन लगता है वो संभव हो जाएगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी आज की डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की पूरी नींव हिल सकती है। ये तो बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर के विकसित होने के साथ साथ हमें क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन तरीके भी तुरंत विकसित करने होंगे। और अच्छी बात यह है कि उन पर काम शुरू भी हो चुका है। यानी ये खतरा भी है और समाधान भी इसी तकनीक में छिपा हो सकता है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स और वित्त जैसे क्षेत्रों के बारे में क्या? इन क्षेत्रों में ऑप्टिमाइजेशन यानी अनुकूलन की बड़ी भूमिका होती है। अनुकूलन मतलब? जैसे किसी डिलीवरी कंपनी के लिए हजारों ट्रकों का सबसे छोटा और सबसे प्रभावी रूट तय करना, या एक बड़ी सप्लाई चेन को मैनेज करना, या फिर वित्तीय बाजारों में निवेश के जोखिम का सटीक आकलन करना। हाँ, ये तो बहुत जटिल समस्याएं लगती हैं।
ये समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि पारंपरिक कंप्यूटर अक्सर इनका सबसे अच्छा समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्वांटम कंप्यूटर अपने समानांतर गणना क्षमता से इन अनुकूलन समस्याओं को कहीं बेहतर और तेजी से हल करने की क्षमता रखते हैं। ये अनुप्रयोग तो वाकई भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन अगर क्षमता इतनी है तो रुकावटें कहाँ आ रही हैं? स्रोत में कई चुनौतियों का जिक्र था। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है त्रुटियां, एरर्स। हाँ, डिकोहेरेंस की बात हुई थी। हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया, क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं। जरा सा भी बाहरी शोर, तापमान में बदलाव, कंपन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनकी नाजुक क्वांटम अवस्था को भंग कर सकता है। और इसी को क्वांटम डिकोहेरेंस कहते हैं। बिल्कुल। इसके कारण गणनाओं में गलतियां आ जाती हैं और क्वांटम कंप्यूटर का परिणाम अविश्वसनीय हो जाता है, भरोसे लायक नहीं रहता। और इन त्रुटियों से निपटने के लिए क्वांटम एरर करेक्शन की बात होती है, लेकिन आपने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भी अभी इस पर काम कर रहा है। ये कितना मुश्किल है? क्वांटम एरर करेक्शन सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, मतलब थ्योरी में है, पर असल में करना वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक लॉजिकल या उपयोगी क्यूबिट बनाने के लिए कई सारे फिजिकल क्यूबिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, एक के बदले कई। हाँ, जो मिलकर त्रुटियों का पता लगाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। अनुमान है कि एक भरोसेमंद लॉजिकल क्यूबिट बनाने के लिए हजारों या शायद लाखों फिजिकल क्यूबिट्स की जरूरत पड़ सकती है। लाखों क्यूबिट्स सिर्फ एक भरोसेमंद क्यूबिट के लिए? और अभी हम कुछ 100 क्यूबिट्स की बात कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब स्केलिंग यानी सिस्टम को बड़ा और अधिक शक्तिशाली बनाना एक बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल। अभी हम 50 से लेकर करीब 400-500 क्यूबिट्स वाले प्रोटोटाइप देख रहे हैं। यहां से लाखों या करोड़ों स्थिर नियंत्रित क्यूबिट्स तक पहुंचना एक विशाल इंजीनियरिंग चुनौती है। सिर्फ बनाना ही नहीं, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। न केवल इतने सारे क्यूबिट्स बनाना मुश्किल है, बल्कि उन्हें एक साथ सटीक रूप से नियंत्रित करना और उनके बीच वो क्वांटम उलझाव बनाए रखना और भी कठिन है। स्केलिंग और एरर करेक्शन के अलावा और क्या बड़ी चुनौतियां हैं? लागत और अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े मुद्दे हैं। ज्यादातर मौजूदा क्वांटम कंप्यूटरों को, जो सुपरकंडक्टिंग सर्किट पर आधारित हैं, उन्हें अत्यधिक ठंडे तापमान पर काम करना पड़ता है। कितना ठंडा? लगभग परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस के करीब। -273? हाँ, इसके लिए बड़े महंगे और जटिल कूलिंग सिस्टम, जिन्हें डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उनकी जरूरत होती है। ये किसी सामान्य ऑफिस या घर में नहीं रखे जा सकते। ये तो है, और ये भी समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है कि ये कंप्यूटर हर काम के लिए नहीं बने हैं। ये हमारे लैपटॉप या स्मार्टफोन की जगह नहीं लेंगे। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। क्वांटम कंप्यूटर कोई यूनिवर्सल समाधान नहीं है। ये खास तरह की समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। किन समस्याओं के लिए? जहां क्वांटम यांत्रिकी का फायदा उठाया जा सके, जैसे कि सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन या क्रिप्टोग्राफी। ये रोजमर्रा के कामों जैसे ईमेल भेजना, वेब ब्राउजिंग करना या वीडियो गेम खेलने के लिए पारंपरिक कंप्यूटरों से बेहतर नहीं होंगे। शायद बदतर हो। हाँ, शायद बदतर हो। इन्हें एक विशेष उपकरण की तरह देखना चाहिए, न कि सामान्य कंप्यूटर के विकल्प के रूप में। तो ये सब बातें हमें हाइप बनाम वास्तविकता के महत्वपूर्ण सवाल पर वापस लाती हैं। अगर तकनीक इतनी शुरुआती है, चुनौतियां इतनी बड़ी हैं और उपयोग सीमित हैं, तो इतना प्रचार क्यों? हाँ, ये सवाल तो उठता है। गूगल के बड़े दावों और मीडिया कवरेज के पीछे क्या है? प्रचार के पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि सैद्धांतिक संभावनाएं वाकई दिमाग चकरा देने वाली हैं। ये विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। वो तो है। दूसरा, कंपनियां और सरकारें इसमें भारी निवेश कर रही हैं, और जाहिर है वे इस निवेश को सही ठहराने और भविष्य के लिए उत्साह बनाए रखने के लिए इसकी क्षमता को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। अच्छा, तो मार्केटिंग भी एक पहलू है। हाँ, क्वांटम सुपरमेसी जैसे दावे तकनीकी मील के पत्थर तो हैं, पर वे मार्केटिंग का भी एक तरीका है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? विशेषज्ञ क्या मानते हैं कि वास्तविक प्रभावी अनुप्रयोग कब तक संभव हो पाएंगे? ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है, और स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है, कि हम अभी एक लंबी और सच कहें तो अनिश्चित यात्रा पर हैं। वास्तविक दुनिया में व्यापक प्रभाव डालने वाले अनुप्रयोगों में शायद 10 से 20 साल। 10 से 20 साल? या संभवतः उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। तो असल में हम अभी उस दौर में हैं जहां वैज्ञानिक ये साबित कर रहे हैं कि क्वांटम सिद्धांत कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, लेकिन उन कंप्यूटरों से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना, वो अभी भी भविष्य का लक्ष्य है।
तो एक संतुलित नजरिया क्या होना चाहिए इस तकनीक को लेके? क्या सोचना चाहिए? संतुलित नजरिया ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, ये सच है। लेकिन ये मानना कि ये कल ही हमारी दुनिया बदल देगी या ये पारंपरिक कंप्यूटरों का अंत है, ये गलत होगा। तो दोनों साथ चलेंगे? सबसे व्यावहारिक संभावना यही दिखती है कि भविष्य में हाइब्रिड सिस्टम होंगे, जहां क्वांटम प्रोसेसर खास मुश्किल गणनाएं करेंगे और बाकी काम पारंपरिक प्रोसेसर संभालेंगे। दोनों तकनीकें साथ साथ विकसित होंगी और एक दूसरे की पूरक बनेंगी। हाइब्रिड सिस्टम्स, ये दिलचस्प है। भविष्य की बात करें तो अगले 5-10 सालों में हम क्या यथार्थवादी उम्मीदें रख सकते हैं? बहुत ही विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में इसके सीमित उपयोग देखना शुरू कर सकते हैं। जैसे दवा कंपनियों द्वारा नए अणुओं के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका इस्तेमाल, या नई सामग्री जैसे बेहतर बैटरी या उत्प्रेरक, उन्हें डिजाइन करने में मदद। और सुरक्षा वाला पहलू, क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम सुरक्षा एल्गोरिदम विकसित करने और अपनाने पर जोर बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा, क्वांटम और पारंपरिक कंप्यूटिंग के बीच पुल बनाने वाले हाइब्रिड सिस्टम और क्लाउड प्लेटफॉर्म ज्यादा विकसित होंगे। और अगर हम और आगे देखें, मान लीजिए 20 साल बाद, क्या तस्वीर और भी ज्यादा बदली हुई दिख सकती है? 20 साल का समय क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तेजी से विकसित होती तकनीक के लिए बहुत लंबा है, इसलिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है, पर उम्मीदें बढ़ी हैं। क्या उम्मीदें हैं? तब तक शायद क्वांटम इंटरनेट की शुरुआती रूपरेखा तैयार हो जाए, एक ऐसा नेटवर्क जो क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके पूरी तरह सुरक्षित संचार प्रदान कर सके। क्वांटम इंटरनेट? हाँ, हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वे जलवायु परिवर्तन की सटीक मॉडलिंग करने, बहुत बड़े और जटिल एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने या मूलभूत विज्ञान की उन गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकें जो आज हमारी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन इस शक्तिशाली तकनीक के साथ कुछ संभावित जोखिम भी जुड़े होंगे। स्रोत में इनका भी जिक्र था। हाँ, जोखिमों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ा और तत्काल जोखिम तो मौजूदा इंक्रिप्शन सिस्टम के टूटने से उत्पन्न होने वाला साइबर सुरक्षा संकट है। हाँ, जिसकी बात हमने की। अगर दुनिया इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वित्तीय प्रणालियों, सरकारी रहस्यों और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरा जोखिम सामाजिक और आर्थिक है। क्या ये तकनीक केवल कुछ अमीर देशों और बड़ी कंपनियों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी? मतलब डिजिटल डिवाइड और बढ़ जाएगा। हाँ, जिससे मौजूदा डिजिटल खाई और गहरी हो जाएगी। इन सवालों पर भी विचार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक रोमांचक और संभावित रूप से क्रांतिकारी अगला चरण है। इसमें हमारी समझ और क्षमताओं को बदलने की अपार क्षमता है। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये अभी अपनी शशावस्था में है। ये एक लंबी दौड़ है जिसमें कई तकनीकी और इंजीनियरिंग बाधाओं को पार करना बाकी है। बिल्कुल, यानी उम्मीद रखना जायज है, लेकिन अत्यधिक प्रचार से बचते हुए इसकी वास्तविक प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। उड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स अगले दशक के भीतर यानी 2035 तक हमारे दैनिक जीवन को किसी प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देंगे, या इसका असर अभी और दूर है? ये सोचने वाला सवाल है। इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।